सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है PYQs में आप काफ़ी बार देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, टीचर का पसंदीदा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है, अब यहाँ से डेरिवेशन की सीरीज चालू होने वाली, जिसमें पहला डेरिवेशन है। इसमें हमें थोड़ा सा देखना है कि हम कैसे वेव थ्योरी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला अपन जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक तो पहला रूल ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। और सेकंड जो है इंपॉर्टेंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये जो चीज़ है एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो हमको देखना है इसके अंतर्गत कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हम प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से? हम इसकी हेल्प से करेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी की हेल्प पे। जब हाइगेंस की वेव थ्योरी में हमने क्या देखा है, हमने वेव फ्रंट्स देखी, वेवलेट्स देखी, और उस बेसिस में हम जो है रे ऑप्टिक्स के इस पॉइंट को प्रूव कर देंगे I इक्वल टू R। तो देखिए सबसे पहले शुरू हम करते हैं इस प्रकार से डेरिवेशन की। एक सिंपल सी बात है, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है। यहाँ से आप देख रहे हैं सब पॉलिश किया हुआ है, नीचे M डैश या MN कुछ भी मान लें, एक MM डैश रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसमें दो इंसिडेंट रे आ रही है, देखिए ये इस तरीके से आ रही है, ये दोनों पैरेलल आ रही है। तो ये दोनों पैरेलल रे जो है, यहाँ पर एक रे जो आ रही है वो A पर स्ट्राइक कर रही है और दूसरी क्या हो रही है, B डैश पर स्ट्राइक कर रही है। तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से देखिए जा रही पैरेलल। क्योंकि रिफ्लेक्शन में तो ये होता है कि दोनों जो इंसिडेंट रे होती है या कोई भी इंसिडेंट रे है वो सोर्स से भी आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा रही है, तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम एंगल के साथ, नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल नहीं बनाया है आपको समझाने के लिए। मैं एक छोटी बात आपको पहले बता दूं, क्योंकि हम वेव थ्योरी को ले रहे हैं साथ में, उसी की हेल्प से हम इसको प्रूव करने वाले, तो हमको इतना पता होना चाहिए कि जो वेव आ रही है उसके साथ मतलब हमारे पास क्या एक वेवलेट्स है जो उसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर बना हुआ है। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होता है क्योंकि हम देखते हैं कि वेवलेट्स के ऊपर से जो है वेव्स जो होती है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि वो ट्रैवल कर रही है। तो ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट ट्रैवलिंग हो रहा है, तो वो उसके 90 डिग्री पे वेव फ्रंट हमारा बना हुआ है। तो वेवलेट्स जो होती है वो चल रही है और वेव फ्रंट कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि ये वेवलेट्स या कोई वेव आ रही है तो नेचुरली इसका वेव फ्रंट इस पर 90 डिग्री बनाते हुए रहेगा, 90 डिग्री बनाते हुए रहेगा। तो इस 90 डिग्री के साथ एंगल के साथ जब ये आगे बढ़ेगा, देखिए यहाँ से इसे आगे बढ़ते बढ़ते आएगा, तो आगे बढ़ने के बाद वो A पर जब स्ट्राइक करेगा तो देखिए उसकी जो पोजीशन होगी वो इस प्रकार से होगी AB। यहाँ देखा है आप, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये आ रहा है, इसलिए इसका नाम होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। जब ये यहाँ पर टकराएगा A पर, तो इसका जो A पार्ट है वो स्ट्राइक कर जाएगा और रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट करके वो जो B डैश A डैश पर पहुंचेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर A डैश पर, उतने में जो वेव दूसरी वेव है उसका B पार्ट कहाँ तक आ जाएगा, B डैश तक आ जाएगा। यानी A से A डैश तक का वेव ट्रेवल B से B डैश तक के वेव ट्रेवल क्या इक्वल होगा। ये B डैश जो होती है इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टिव है A डैश, इन दोनों का ट्रेवल टाइम और डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पर दूसरा वेव फ्रंट हमें मिलेगा, वो किस तरह से मिलेगा, ये देखिए A डैश B डैश के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और वो रिफ्लेक्शन के बाद मिला है तो उसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहेंगे। पहले तो हम इतना जान लें, ये बहुत छोटी सी बात है जो हमने इसमें देखी। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसके एंगल्स वगैरह देख लें। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे बढ़ाकर 3 कर दी है, तो 3 करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि एंगल्स किस प्रकार से बन रहा है, IR की पोजीशन क्या है और किस तरीके से उन्हें बनाया गया है। मैं एक सिंपल थ्योरी आपको बता दूं जिसे मैंने दूसरे डायग्राम में एक्सप्लेन कर रखी, फिर ये भी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि किस तरीके से I बनता है, किस तरह से R बनता है। आप यहाँ देखें आप कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये हमारा वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट इसका 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे है, और उसमें नॉर्मल हमारा जो है ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ एंगल I बना है, देखिए यहाँ से, और R कहाँ से बना, ये इससे R बनेगा, ये देखिए R यहाँ से यहाँ तक का बना है। तो I जो एंगल है और ये हमारा वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल यदि मैं टोटल 90 में से, क्योंकि ये इसके साथ कितने 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, 90 में से उसको माइनस कर दूँ तो वो किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, I होगा। इसको सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि यदि इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो वो सरफेस के साथ एंगल I बनाएगा और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो R बनाएगा। इतना आप जान लें, क्योंकि सिर्फ मेनली आपको ये देखना है कि I और R कहाँ बना है, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो समझ में तो आ जाएगा। लेकिन देखिए कितनी सिंपल टिक्स से हम इसको समझ पाते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ क्या एंगल जो बनाएगा, इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो वेव फ्रंट है
वो सरफेस के साथ बनाएगा, वो रिफ्लेक्शन एंगल। मतलब हमारे पास एक चीज़ देख ली हमने कि एंगल ए बी बी डैश, ये वाला ट्रायंगल जो है ए बी बी डैश, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट मिल रहा है हमको यहाँ पे, और दूसरा एंगल ए डैश बी डैश, उसमें आर मिल रहा है। तो बजाय हम इस पे, क्या होता है कई बार स्टूडेंट इस मामले में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आर इस तरह से बना तो आर ज्योमेट्रिकली आप बताया, इसमें ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बताया। देखिए क्या, एक बार फिर बता देता हूँ कि देखिए नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे क्या बना रही है, एंगल आई बना रही है जो हमें जानते हैं, और इधर रिफ्लेक्टिंग जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ क्या बना रही है, आर बना रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आई, ये जो है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, आई कैसे है वो देखिए आप। देखिए ये जो है यहाँ से ये नॉर्मल इसके ऊपर 90 डिग्री बता रहा है। ऑब्वियसली ये जो पोजीशन है किसकी, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन वो भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो बीच का एंगल है वो यदि उसमें से आर माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो वो आई एंगल इस आई के इक्वल होगा। लेकिन फिर मैं आपको एक बात रिपीट करके फिर बताऊंगा कि सिंपल तरीका याद रखने का क्या है, क्योंकि वहाँ तो हमको एक्सप्लेन करना नहीं है कि आई किस तरह से बना है, आर किस तरह से बना है। डायग्राम हम जरूर याद रख लेंगे, लेकिन ये जो डायग्राम है मेनली हमारी हेल्प करने वाला है। तो आप यदि इस डायग्राम को बना देते हैं तो आपका डायरेक्शन इजीली आएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्या याद रखना है कि इंसिडेंट रे जो है उनके साथ जो इंसिडेंट हमारा वेव फ्रंट आता है वो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो आई है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आर बनाएगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बने ये मैंने आपको बता दिया कि देखिए, जब एक बार फिर देख लें हम कि जब कोई इंसिडेंट रे देखिए ये ए पर स्ट्राइक करती है और दूसरी रे देखिए उससे कुछ देर के बाद बी डैश पर स्ट्राइक करेगी। निश्चित है जब तक ए पर स्ट्राइक हुई रे रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ जाती है, जब वो ए से बढ़कर ए डैश तक आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर, उतने टाइम में बी वाली बी डैश तक पहुंच जाती है। मतलब ए से ए डैश तक पहुंचने का टाइम बी से बी डैश तक पहुंचने का टाइम के क्या होगा, इक्वल होगा, और साथ में ए डैश की डिस्टेंस और बी बी डैश की डिस्टेंस भी इक्वल हो गई। तो यहाँ हमें दो ट्रेंगल मिल जाते हैं। देखो ये एक तो एक ट्रेंगल ये मिला और दूसरा ट्रेंगल ये यहाँ मिला हुआ है। तो इन दोनों ट्रेंगल की हेल्प से हम इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात थ्योरी की है वो पढ़ लेते हैं। लेट Mn is a reflecting surface on which a plane wavefront AB is being incident with the same inclination। देखिए यहाँ पे AB जो है एक wavefront है जो same inclination से आ रहा है, ठीक है। Let at t equal to 0 wavefront touches the reflecting surface mm dash at point A। ओके ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर कितने पे, देखिए यहाँ पर ये जो आ रहा है ये यहाँ t equal to 0 टाइम पर स्ट्राइक कर रहा है। कौन, ये वेव फ्रंट यहाँ पर ए पर टी 0 पर, और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा, तब तक ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये जो है ये इंसिडेंट है तब तक कहाँ आएगी, बी से बी डैश पर स्ट्राइक करेगी, तब तक ही ए से कहाँ पहुँच चुका होगा, ए डैश तक। तो हमारा जो नया वेव फ्रंट क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश। और इसमें इसके बी से बी डैश तक आने में टाइम और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा टी सेकंड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा कि यहाँ t इक्वल टू कितना होगा, t 0 सेकंड में t इक्वल टू 0 पर वो क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। और t बराबर 0 पर स्ट्राइक करने के बाद उसको यहाँ से आगे बढ़ने में, कहाँ तक बढ़ने में, a डैश तक बढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो t है, और वही t टाइम b को b डैश तक आने में लग रहा है। मतलब क्योंकि देखा ना ये जो है डिस्टेंस, ये वेव कहीं लॉन्ग ट्रेवल कर रही है ये बनिस्बत इसके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको टाइम लग रहा है ज़्यादा, और तब तक ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके यहाँ तक आने में और इसके रिफ्लेक्ट होकर जाने में, यानी बी को बी डैश तक आने में और ए को ए डैश तक जाने में सेम टाइम लगेगा, और डिस्टेंस भी ए डैश और बी बी डैश क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे वो टकराता है और टी डैश टी सेकंड पे दूसरा वेव फ्रंट हमारा बन जाता है। तो ये हमको समझ में आया। अब ये बात यहाँ लिखी हुई है, आर रिफ्लेक्टेड टू ए डैश इन टी टाइम एट सेम टाइम बी विल बी फॉल ऑन बी डैश। ठीक है, बी जो है बी डैश पर फॉल होगा। देखो यहाँ से बी बी डैश पर फॉल होगा, जब तक ये रिफ्लेक्ट होकर ए से ए डैश पर पहुंच रहा है बी फॉल हो जाएगा बी डैश पर। तो लेट द टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट बी टू बी डैश इज टी। मैंने वैल्यू बताया, बी से बी डैश तक पहुंचने में टी और ए से ए डैश तक पहुंचने में भी टी लग रहा है। और उस समय लाइट की वेलोसिटी को हम सी मान लेते हैं कि वेलोसिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू है वो, इसलिए हमने इसको क्या कंसिडर करनी है, सी। अब हम फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हम ए से ए डैश की देखें तो देखिए ए से ए डैश की ये वही डिस्टेंस है जो बी से बी डैश की है। तो ए से ए डैश तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, टी, डिस्टेंस से ए डैश, और वेलोसिटी क्या है, सी।
तो फार्मूला लगा दिया हमने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ए डैश इक्वल टू स्पीड क्या हुई सी इनटू टी, और सेम टू सेम बी डैश भी वही डिस्टेंस है। मैंने अभी बताया आपको कि बी से बी डैश उतना ही टाइम डिस्टेंस है जो ए से ए डैश है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी उससे डिस्टेंस कितनी चेस करना है, बी डैश जो ए डैश के इक्वल है, और ए डैश के इक्वल है तो बी डैश और ए डैश आपस में इक्वल होगी, और दिख रहा है कि उसकी भी वेलोसिटी कितनी सी, और वो भी कितना टाइम में हमारा टी टाइम में वहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। तो ये हमें इस तरीके से हमारी थ्योरी पॉइंट मिल जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं उस ट्रायंगल को आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको फिर उस चीज़ को दिखा दूँ कि पहले मैं ट्रायंगल लूँगा आई वाला, ये देखिए ये ट्रायंगल, आप पे सिंपल ट्रिक समझिए, और मैं फिर आपको एक बार कह दूँ कि आप इस डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करना। ये ठीक है आई और आर बनाने वाला बन जाएगा, बना लेंगे, लेकिन जब आप डेरिवेशन करें तो इस डेरिवेशन इस डायग्राम के थ्रू करें, बहुत ईजी जाएगा और फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो देखिए अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी बी डैश, दिख रहा है उसमें पी पर क्या दिख रहा है आपको, राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम उसको भी ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए किस तरीके से, ये मैंने एरिया और ये इस तरह से इसको मिला दिया मैंने, नाम दे देते हैं हम इसको, नाम क्या देंगे, देखिए जो नाम है ए बी और बी डैश, ठीक है, तो ये नाम हम दे रहे हैं यहाँ पर ए बी बी डैश, और यहाँ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आया है, और ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री पे यहाँ पे। तो अब यहाँ हम यदि साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि देखिए जो हमें चाहिए एंगल आई इक्वल टू आर, रिफ्लेक्शन लॉ जो होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई किस इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल, वो तो करना है, इसलिए हम इसमें साइन थीटा अप्लाई कर रहे हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास है आई, तो हम थीटा की वैल्यू आई रख देते हैं। अब आई है तो आई के ठीक अपोजिट साइड में बी बी डैश है, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी बी डैश एंगल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है, ए बी डैश, तो हाइपोटेनस की जगह हम लिख देते हैं ए बी डैश। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आई वाला जो वेव फ्रंट से जहाँ एंगल ऑफ आई बन रहा है उस वाले ट्रायंगल को लिया था ए बी बी डैश। अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है आर वाला, वो देखो पहले आप दिखा देता हूँ मैं आपको। आर वाला ट्रायंगल हमारा है ये ए डैश बी डैश, देखिए, और वो भी राइट एंगल बना रहा है। कहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, इस जगह पर राइट एंगल बना रहा है, और यहाँ पर बन रहा है आर। अब हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे, देखिए हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, ये देखिए ये और ये 90 डिग्री बनाते हुए, और ये इससे मिल रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाम देख लेते हैं एक बार, उसका नाम जो होगा, देखिए यहाँ मैं एक बार फिर आपको रेड मार्किंग करके बताता हूँ, ए डैश बी डैश, तो ये जो है यहाँ आर बन रहा है और ऊपर 90 बन रहा है, तो ट्रायंगल का नाम हो गया ए डैश बी डैश। देखिए तो ए डैश और बी डैश। अच्छा देखिए ट्रायंगल बी डैश पर आर बन रहा है, एक बार और देख लीजिए, ये ट्रायंगल बी डैश पर क्या बन रहा है, आर बन रहा है। देखो यहाँ पर ये आर बन रहा है, कहाँ पर, बी डैश पॉइंट पर आर बन रहा है, ठीक है। तो हम उस पर बी डैश पॉइंट पर किसको बना देते हैं, आर को बना देते हैं, ये हमारा आर हो गया। अब यहाँ पर भी इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा लगा देते हैं, तो साइन थीटा यदि अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है हमारे पास, एंगल में आर दिख रही है। अब आर यहाँ बना है तो ठीक अपोजिट साइड ए डैश जो हो रही है, इसकी अपोजिट कौन सी है, ये ए डैश, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होगा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए डैश हो गया। तो हमने परपेंडिकुलर पे लिख दिया ए डैश, और हाइपोटेनस पे हमने लिख दिया ए बी डैश। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन पे आ चुकी है और सेकंड भी इक्वेशन आ चुकी है। अब यदि मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पहले डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है साइन आई, और इक्वेशन 2 की है साइन आर, वो हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं साइन आर। क्या है, साइन आर अपॉन साइन आर। उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को देख लीजिए, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। ओके, तो बी बी डैश यहाँ पर हम बी बी डैश अपॉन
ए बी डैश अपॉन में साइन आर की आर एच एस वो है ए डैश अपॉन ए बी डैश। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यदि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो अब क्या होगा, आपको सिंपल थ्योरी मालूम है, सिंपल अलजेब्रा, कि दो फ्रैक्शन एक दूसरे के अपॉन में आ रहे हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम रहेगा लेकिन नीचे वाला क्या आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए इधर क्या है, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश एंड बी बी डैश अपॉन ए बी डैश वैसे ही, और नीचे वाला क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस हो रहा है वो ए बी डैश ऊपर आ जाएगा, ए बी डैश अपॉन ए डैश नीचे हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी डैश जो है वो आपस में कैंसिल हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है हमारे पास, हम फिर लिख लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब मैंने आपको समझाते समय ये बात क्लियर की थी, एक बार और क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ मार्क कर लें कि हमें क्या देखना है, बी बी डैश को देखना है और ए डैश को देखना है। चलिए डायग्राम पे फिर चलते हैं। तो बी बी डैश देखिए, बी बी डैश ये डिस्टेंस और ए डैश ये डिस्टेंस, मैंने बात समय कही थी कि जितनी देर में ये पहली इंसिडेंट रे जो होगी स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर डैश ए डैश पर पहुंचेगी, उतने टाइम में बी वाली बी डैश तक पहुंचेगी, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बने इसके कंपैरिजन में। तो ये जो डिस्टेंस होगा बी से बी डैश तक का, वो किसके इक्वल होगा, ए से ए डैश तक का। अच्छा, दूसरे वे में भी हम इसको समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि सी इंटू टी दोनों की वैल्यू सेम है, यानी इसका मतलब सी टी हम यदि कंपेयर कर दें, इसको ए इक्वेशन बना के इसको बी बना के कंपेयर करें ए और बी, तो सी टी इक्वल होने के कारण ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, बी बी डैश के। यूँ भी समझ सकते हैं हम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि हमने क्या किया, ए डैश को किसके बराबर कर दिया, ए डैश कर दिया बी बी डैश के इक्वल। तो यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश, वैसे ही लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ हमारी ए डैश की वैल्यू क्या है, बी बी डैश है, तो ए डैश की वैल्यू हमने रख दी बी बी डैश। अब यहाँ बी बी डैश से बी बी डैश कैंसिल हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर, ये वन टाइम कैंसिल हुआ, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई का 1 में इंटू होगा साइन आई इज इक्वल साइन आर का 1 में इंटू होगा तो साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, इसका इसमें और इसका इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए हम सब जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फैक्टर आ रहा है, दोनों सेम है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। और ये भी कहा सकता है कि एंगल आई और आर की वैल्यू छोटी हो तो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हम वहाँ से अलग हटा सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है हमको कि आई इक्वल टू आर, और यही थ्योरी कहलाती है क्रिश्चियन हाइगेंस की वेव थ्योरी का हेल्प लेकर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, और ये हमारे पास यहाँ प्रूव हो जाता है। तो आई थिंक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने सारी स्टेप्स में यहाँ क्लियर कर दिए, आपको ट्रायंगल का डायग्राम डिफरेंट बना के समझा दिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये PYQs में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और काफ़ी आपकी जो अभी आने वाली एग्जाम्स है इनमें भी वो टीचर्स जरूर इसको पूछेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को तो बेधड़क अच्छे ढंग से कर ही लीजिए, क्योंकि ये तो श्योर है कि ये आना है। ये नहीं आएगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना आ जाएगा, पर इन दो क्वेश्चन में से एक ने आता ही रहता है और आएगा, इसलिए कंफर्म कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम मैंने 2-3 डायग्राम बना के दिखाया। यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए बना के दिखाया मैंने कि इंसिडेंट वेव फ्रंट हमने नाम दे दिया वेव फ्रंट, आप भी इसको बना के दिखा दें उनको कि इसको हम इंसिडेंट वेव फ्रंट कहते हैं, इसको ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहता है। और दूसरे बात ये डायग्राम बनाते हैं जिससे ट्रायंगल की जो है क्लियर हो जाए कि कुछ सा ट्रायंगल हमने लिए और पूरा डायरेक्शन इजीली हमें आ जाता है। तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया था, अब हम एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है किसकी मदद से, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी वही होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल प्लेन में होते हैं, लेकिन जो रेशो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करके देना पड़ेगा, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और किसकी हेल्प से, वही थ्योरी से। चलिए डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहली बात तो ये
वैसी दो इंसिडेंट रे लेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, इस बार चेंज ये आएगा कि इस बार हमारे पास दो मीडियम रहेंगे। तो एक रेयर मीडियम रहेगा, एक डेंसर मीडियम रहेगा। हमने अप साइड में रेयर मीडियम को लिया है और नीचे डाउन साइड में डेंसर मीडियम को लिया है। तो आप यहाँ कलर में देख रहे हैं कि एम एन जो है, या एम एम डैश या एन एन डैश, जो भी नाम दे देंगे आप, ये वो सरफेस है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहाँ से आप देखिए कि एक इंसिडेंट रे आ रही है पी ए, और दूसरी इंसिडेंट रे ये इस तरीके से आ रही है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है स्ट्राइक करने के पहले, और इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ठीक वही बात कि इसका वेव फ्रंट, मैंने भी आपको बताया था कि लाइट वेव्स जो होती है उनका वेव फ्रंट जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ऑब्वियसली इसका भी इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे इस तरह से, और आगे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ स्ट्राइक कर जाएगा ए पर। ए से कहाँ तक, ये ए भी हमारा वेव फ्रंट हो जाएगा। किस रे, इस रे के लिए। तो ये वेव फ्रंट यहाँ जैसे स्ट्राइक करता है उसके बाद ये आगे बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि इंसिडेंट रे यहाँ स्ट्राइक किया, अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो रिफ्रैक्शन है, तो ये अपने नॉर्मल के पास बेंड हो रही है, नॉर्मल की और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो देखिए ये बेंड करते हैं, हमने बता दिया आपसे, या ये कहे कि अब पहले दोनों को बेंड करके दिखा दें, ये दोनों बेंड हो रही है इस तरह से। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने अभी बताया था कि वेव फ्रंट हमारा क्या बना रहा है, आई, और रिफ्लेक्टिव ये भी क्या होगा कि यहाँ जैसे आई बना, ठीक उसी समय ये यहाँ जाकर टकराएगी, और टकराने के बाद ये इस तरीके से यहाँ आएगी। अब उतनी देर में ये जो है इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ आ चुकी होगी, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी होगी। तो कुल मिला के ये जो डिस्टेंस है ए डिस्टेंस, ये वाली ए डिस्टेंस, ये किसके इक्वल हो जाएगी, या बी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से इसका वेव फ्रंट जो है वो इस तरह से 90 डिग्री पे होगा। देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि इस रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट 90 पे होगा, वो इस तरीके से होगा, और इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट ये इस तरीके से होगा, वो 90 डिग्री पे होगा। तो वेव फ्रंट को देखिए आप पहचानिए, और ये एंगल आर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे ये भी आर है। आर से 90 की थ्योरी कैसे देखें तो 90 माइनस आर, तो ये 90 और 90 माइनस आर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप आर हो जाएगा। तो ये आई और आर, और सिंपल सी बात मैंने जैसे आपसे कही कि आई और आर को समझने के लिए इतना याद रखें कि इंसिडेंट वेव फ्रंट हमेशा आई बनाएगा सरफेस से, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड हो, अब रिफ्लेक्टेड तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ आ रही बात रिफ्लेक्टेड की, तो रिफ्लेक्टेड क्या करेगा, वो भी अपना एंगल कितना बनाएगा, आर बनाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। देखिए कौन कौन से दो ट्रायंगल हो गए, देखिए यहाँ पे एक तो ट्रायंगल जो दिख रहा है हमें ये, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट बना हुआ है, इसको यूज करेंगे, और एक दूसरा ट्रायंगल ये जो है यहाँ आपको दिख रहा है, इसको यूज करेंगे। अच्छा, एक बात और इसमें देखिए यहाँ पे कि आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस एयर में है, देखिए यहाँ पे एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और यहाँ ये ग्लास मीडियम में ट्रेवल कर रही है, या डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो हो रही है ए डैश और ये, तो ये जो दोनों डिस्टेंस है ये हम इक्वल भी कहेंगे, लेकिन क्या ये कम दिख रही है, तो हमको यहाँ से पता लग जाता है कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, कम ट्रेवल कर रही है। जबकि यहाँ पर रेयर मीडियम में उसकी वेलोसिटी डेंसर से ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए। ये बात बिल्कुल मैं याद रखें कि जैसे पिछली बार ए डैश और बी डैश की वैल्यू सेम थी, यहाँ बी डैश की वैल्यू ए डैश से ज़्यादा है। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, ये कम कर रही, इसलिए बस याद रखती ना हो, इस बात की थोड़ी सावधानी रख लेना। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने किया। अब ये मैं आपको बता दूं फिर से, ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है, तो हमें ट्रायंगल लेना है ए बी डैश। तो चलिए हम पहले इसके थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एम इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो तो वही क्लियर है। वन साइड ऑफ सरफेस अ होमोजीनियस रेयर मीडियम एंड अदर साइड होमोजीनियस डेंसर मीडियम इज सिचुएटेड। बिल्कुल ठीक है, एक तरफ तो हमारे पास रेयर मीडियम है, दूसरी ओर डेंसर मीडियम है। अब इंसिडेंट रे आएंगी। AB is a plane wavefront which travels with velocity c1 in rarer medium। हाँ, यहाँ ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो ये हमारा वेव फ्रंट है, कौन सा, ये वाला, ये ट्रेवल करते हुए आ रहा है यहाँ से इस तरीके से, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, c1 वेलोसिटी होगी, ये याद रख के चले। लेकिन जब वही वेव फ्रंट नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, c2 हो जाएगी। तो वेलोसिटी का ध्यान देना, क्योंकि डेंसर में वेलोसिटी अलग होगी, रेयर से कम होगी, तो कम होगी तो हमने c1 c2 के से उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है एट t0 वेव फ्रंट AB टचेज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट A। ठीक है, अब वो टाइम t बराबर 0 पे वो यहाँ पर टच कर गया, जैसे पिछली बार हमने किया था, यहाँ t बराबर 0 पे टच कर गया। ठीक है भाई,
ये बात समझ में आ रही है? एज वेव फ्रंट मूव्स फॉरवर्ड ग्रेजुअली ईच पॉइंट सिचुएटेड ऑन इट विल बी टच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, फाइनली द पॉइंट बी टचेज द सरफेस एट बी डैश इन टी टाइम। ओके, उस समय बी से जो बी डैश है वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी जब ये क्या करेगा, यहाँ पे टच कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है ए से ए डैश पे। तो यहाँ टच करते समय इसका टाइम क्या है, टी जीरो है, टी जीरो है, और इतने ही टाइम में, टी टाइम में बी कहाँ से चला जाएगा, बी पे बी डैश पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही देखा कि क्या हुआ, इसके सारे पॉइंट्स देखिए, ये जो इस पे सारे पॉइंट्स है वो आगे बढ़ कर टकराएंगे और इस तरह से रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। तो वो रिफ्लेक्ट होते जाएंगे तो उनके पॉइंट से क्या होगा, हमारा एक नया वेव फ्रंट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वो यहाँ बात लिखी हुई है कि एज वेव फ्रंट मूव्स फॉरवर्ड ग्रेजुअली ईच पॉइंट सिचुएटेड ऑन इट विल टच द reflecting surface xy. Finally, the point B touches the surface at B dash in t time. इसलिए जो B पॉइंट है वो फाइनली B dash तक कितने टाइम में, t सेकंड में टच कर जाएगा। As the wave front AB touches the surface at A, जब AB जो है wave front है वो A पर टच करता है, wavelet propagates with velocity c2 in denser medium। उसी समय जो हमारी वेवलेट्स बनती हैं, क्योंकि वो हमारा जो वेवलेट है उसके सारे पॉइंट्स, उसकी सरफेस पे जितने सारे पॉइंट्स है वो सब फ्रेश सोर्स है, और वहाँ से जो निकलेगी वो वेवलेट से निकलेगी। तो वो वेवलेट्स जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो उनकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाएगी, c2 हो जाएगी, एंड ट्रेवल द डिस्टेंस ए डैश इन सेम टाइम t। अब वो a से a डैश तक की जो डिस्टेंस है उसके लिए भी टाइम लेगी, और जबकि यहाँ से b डैश की डिस्टेंस है वो भी टाइम t ले रही, यानी यहाँ से b से b डैश आने में टाइम t लग रहा है, a से a डैश आने में टाइम t लग रहा है। लेकिन हाँ, इस बात में कंफ्यूज ना हो आप कि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि दिख रही है यहाँ पे मेजर अब ज्योमेट्रिकली देखें तो डिस्टेंस बड़ी दिख रही है ये वाली और ये छोटी। और क्यों, रीजन पे दे सकते हैं हम, क्योंकि ये रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ऑब्वियसली इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ये लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और डेंसर मीडियम में ये वेलोसिटी कम होती है तो यहाँ पे अपने आप डिस्टेंस कम होगी। पिछले डेरिवेशन में ये दोनों डिस्टेंस सेम आ रहे थे क्योंकि वहाँ मीडियम एक ही था, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो गया है तो टाइम तो सेम लग रहा है दोनों को, बी को बी डैश तक आने में, ए को ए डैश तक आने में, लेकिन दोनों की डिस्टेंस क्या है, अलग अलग हो गई, और दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर हमको फार्मूला लगाने में थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि बी से बी डैश तक आने में डिस्टेंस, तो चलिए अपन उसको डेरिवेशन में देखते हैं। फार्मूला लगाएं हम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की, पहले ए से ए डैश को देख लेते हैं, ए से ए डैश तक आने में। तो यहाँ से आपने देखा ए से ए डैश, या पहले बी से बी डैश को देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको सिंपल रहेगा समझने में। मैं बी से बी डैश को पहले दिखा देता हूँ आपको। देखिए, बी से बी डैश तक आने में, तो बी से बी डैश तक आने में स्पीड जो होगी c1 होगी, और टाइम कितना लग रहा है, t। अब एक बार डायग्राम में मैं फिर दिखा दूँ आपको कि देखिए यहाँ बी से बी डैश कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, और इसमें स्पीड कितनी है, c1 है, लेकिन जब वो नीचे आ जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, c2 होगी। तो अभी तो हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, बी से बी डैश तक। तो डिस्टेंस कितनी, बी से बी डैश तक। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है उस समय, c1 है, और टाइम कितना लग रहा है बी से बी डैश तक आने में, t लग रहा है। तो हमने यही बात यहाँ पर लिख दी है। अब सेम यहाँ पे हम देखें, सेम यदि हम ए से ए डैश तक आ जाते हैं तो ए से ए डैश तक आने में वेलोसिटी कितनी है, c2 है, और टाइम कितना लग रहा है, 2 लग रहा है। देखिए फिर देखें यहाँ पे, देखिए ए से ए डैश तक आने में ये ए, और इससे ए डैश तक आने में टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, जैसे बी से बी डैश आने में t लग रहा था। यहाँ फिर मैं आपकी कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। देखिए, कभी कभी टीचर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया ये जो वेव है ये यहाँ से इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो आप सीधा उनको जवाब दीजिए कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी लाइट का ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में कम होता है, इसलिए दोनों का टाइम सेम होते हुए भी डेंसर मीडियम में डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो दोनों डिस्टेंस ए डैश और बी डैश हमारे पास आ गई। अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल्स को। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स, एक आई वाला हमें कंसिडर करना है, एक आर वाला। हम डायग्राम में फिर चलते हैं। तो देखिए आई वाले बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए आई वाला ट्रायंगल ये रहा हमारा। पहले हम इसको लेंगे, नाम क्या है इसका, ए बी बी डैश, और बी पर क्या बन रहा है, राइट एंगल, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा अपनी वेव से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ए बी बी डैश को लेंगे हम। देखिए मैं यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं, देखिए ए बी
बी डैश। और यहाँ देखो आप कि ए बी बी डैश में एंगल आई बन रहा है ए के पास और बी पर बन रहा है राइट एंगल, तो एंगल ए पर बन रहा है आई और यहाँ बन रहा है राइट एंगल। अब यदि मैं यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला लगाता हूँ इस एंगल में, तो आप देखिए साइन थीटा का अपन फार्मूला लगाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन थीटा है ना हमारा एंगल, थीटा हमारा एंगल कितना है, हमारा एंगल तो आई है थीटा के प्लेस पे, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, आई रख देंगे। तो हमने थीटा के प्लेस पे आई रख दिया। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड को कहा जाता है, और हाइपोटेनस कौन होता है, जो राइट एंगल के ठीक सामने होती है और बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पर साइन आई परपेंडिकुलर कौन मिल गया, इसके ठीक सामने यानी बी बी डैश। तो हम कुछ लिख देते हैं बी बी डैश अपॉन हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, ए बी डैश। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। बी बी डैश ये परपेंडिकुलर है हमारा और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ रख दी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ इसको। आप देखिए कि दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल का काम हमारे पास हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं जहाँ पर हमें क्या चाहिए, एंगल आर चाहिए। तो एंगल आर के लिए यहाँ मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये रहा हमारा एंगल आर वाला ट्रायंगल। ये यहाँ एंगल आर बन रहा है और यहाँ राइट एंगल बन रहा है। उसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक है, चलिए उसको बना लेते हैं। किस तरह से वो देखिए एक बार फिर देख लें। तो ए डैश बी डैश है, ठीक है, ओके। तो यहाँ हम बनाए उसको, ये देखिए ये। अब यहाँ हम उसके एंगल देख लेते हैं। यहाँ ए है, यहाँ ए डैश है और यहाँ बी डैश है। ए डैश बी डैश और बी डैश पर बन रहा है आर। ठीक है, बी डैश पे क्या बन रहा है, एंगल आर बन रहा है। और यहाँ पर ए डैश पे है 90 डिग्री क्योंकि वो वेव फ्रंट है उस पर। तो यहाँ समझ में आती बात अपने को, ए डैश पर कितना होगा, जो वेव फ्रंट के कारण क्या है, एंगल है 90 डिग्री है। तो ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि आपको बचा होगा। अब यहाँ पे फिर हम साइन थीटा लगा देते हैं। तो हम साइन थीटा यदि लगाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल पी अपॉन एच। साइन थीटा हमारा कितना है, आर है थीटा। फिर बात करें कि साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो आर के ठीक सामने परपेंडिकुलर जा रहा है कौन है, ए डैश। और परपेंडिकुलर के बाद में हाइपोटेनस की बात करें तो हाइपोटेनस है ए बी डैश। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा पी यानी परपेंडिकुलर वो हमारा ए डैश अपॉन हाइपोटेनस होगा ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ, क्योंकि हमें एक बात पूरी तरह से क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसको इसलिए बताया नहीं आपको कि मुझे लगा कि आपको ये कंसिडर्ड है, आपको पता है, लेकिन हम बात रिपीट कर ही लेते हैं उस चीज़ की। हमें क्या करना है, ये बात भी हमारे ब्रेन में होना है। हमें एक्सप्लेनेशन देना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगता है, उससे क्या कंसिडर किया जाता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रेशो ऑफ साइन आई और साइन आर की इक्वल होती है। तो यहाँ पर साइन आई के अपॉन में साइन आर चाहिए। अब यहाँ साइन आई के अपॉन में साइन आर चाहिए, उसके लिए हमें इक्वेशन 1 को 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, यहाँ हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 की एलएचएस क्या है भाई, देख लो एक बार। इक्वेशन 1 की साइन आई और आर किसकी है, इक्वेशन 2 की एलएचएस है। तो एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड कर दिया। यहाँ हम आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करेंगे तो बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। देखिए बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन में ए डैश अपॉन ए बी डैश। ये दोनों आ गए। देखा आपने, समझ में आपको, मतलब आरएचएस को मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो आरएचएस से डिवाइड होने के बाद अब देखें साइन आई अपॉन साइन आर, तो हम वैसे लिख देंगे। ये देखिए साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ मैं थोड़ा सा पार्टीशन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए स्टेप कैसे बना हुआ है। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये हमने ले लिया, इज इक्वल, ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे रखेंगे अपन, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, ये हमने वैसे रखा। और नीचे वाले क्रॉस कर देते हैं, वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो ए बी डैश के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या ए बी डैश
ए बी डैश से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ठीक है भाई, कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ क्या बचा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल बी बी डैश अपॉन ए डैश, ये बचा। अब बी बी डैश और ए डैश की वैल्यू हमारे पास है, कहाँ है, ये देखिए यार, बी बी डैश की वैल्यू है और ए डैश की वैल्यू है। बी बी डैश की वैल्यू C1 इंटू टी है, ए डैश की वैल्यू C2 इंटू टी है। तो बी बी डैश की वैल्यू भी रख देते हैं हम, बी बी डैश की क्या है, C1 इंटू टी है, ठीक है। हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ बी बी डैश एंड ए डैश, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। तो साइन आई अपॉन साइन आर, देखिए इसकी वैल्यू है C1 इंटू टी और इसकी वैल्यू है C2 इंटू टी। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टी से टी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब जब हम देखते हैं कि दो वेलोसिटीज़ में जब रेशो देखा जाता है, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की वेलोसिटी का रेशो देखते हैं, तो वो इंडेक्स के बराबर होता है। यानी मतलब मैं आपसे कह दूँ कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू म्यू, तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि हाँ, इसका रेशो जो दो वेलोसिटीज़ होती है, लाइट की दो वेलोसिटीज़ अलग अलग मीडियम में जो होती है, उनका रेशो किसके होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू म्यू होती है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। और आई थिंक अब आपको समझ दिख ही गया होगा कि यही तो क्या है, ये तो स्नेल्स लॉ है, ये स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया, स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया, यानी हमने वेव थ्योरी से किसको, रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और इससे हमको समझ में आता है कि हमने किस तरीके से दोनों थ्योरीज को यहाँ पे क्लियर कर दिया। फिर मैं एक बार बात बता दूँ कि रिफ्लेक्शन थ्योरी हो या रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो और वेव थ्योरी से उनको प्रूव करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। टीचर आपको बोलते हैं और बोलेंगे, पक्की बात है, और आप PYQs में जाकर देख सकते हैं कि कई बार इन्हें पूछा गया है। तो पक्का कर ही लो इसको, क्योंकि ये पक्का हो गया है तो समझो मार्क्स हमारे कन्फर्म है। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए।